नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लैब स्टूडेंट फिजिक्स की इस क्लास में माजी से एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपन पढ़ेंगे इस लेक्चर में अपरिगामी तरंगे। क्या पढ़ेंगे? अपरिगामी तरंगे। तो अब सुपरपोजिशन यानी कि अध्यारोपण का लास्ट टॉपिक क्या है? अपरिगामी तरंगे। क्या है? अपरिगामी तरंगे। तो देखो, अपरिगामी तरंगे कब बनती है? मैंने बताया था कि भाई जब दो तरंगे जिनकी आवृत्ति समान हो लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में आके मिलती है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में आके मिलती है, तो बनती है अपरिगामी तरंगे। तो देखो, समान आवृत्ति की दो परिगामी तरंगे। देखो, अपरिगामी और परिगामी अंदर क्या है? ये परिगामी मतलब आगे बढ़ रही है। परिगामी होता है मतलब आगे बढ़ना, परिगामी आगे बढ़ना, और अपरिगामी मतलब आगे नहीं बढ़ेगी। जो अपरिगामी तरंग बनेगी ना, वो आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है। और परिगामी तरंग तो नॉर्मली जो तो होती है तरंग, वो क्या होती है? परिगामी तरंग होती है। ठीक है। तो नॉर्मली तरंग होती है वो क्या होती है? परिगामी तरंग। और अपरिगामी तरंग यानी कि जो दो परिगामी तरंग एक दूसरे के विपरीत मिलती है, तो ऐसी तरंग बनती है जो आगे नहीं बढ़ती, एक ही जगह से मूवमेंट होता रहता है, तो उसको बोलते हैं अपरिगामी तरंग। तो समान आवृत्ति की दो परिगामी तरंगे एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हुई अध्यारोपित होती है, तो अपरिगामी तरंगे बनती है। यदि आयाम समान हो, अब देखो जरूरी नहीं कि आयाम समान हो ही, लेकिन यदि आयाम समान हो तो अच्छी अपरिगामी तरंग बनती है। भाई आयाम समान होगा तो अपनों को जिस प्रकार व्यतिकरण अच्छा प्राप्त करने के लिए कुछ शर्त होती है, उसी प्रकार अपरिगामी तरंग अच्छी बने, इसके लिए यदि आयाम समान हो तो अच्छी अपरिगामी तरंगें बनती है। अभी अपरिगामी तरंगे दो टाइप की बन सकती है, एक तो अनुदैर्ध्य, एक अनुप्रस्थ। ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं अनुदैर्ध्य अपरिगामी तरंग। तो देखो, जब किसी पाइप के वायु स्तंभ में संचरित अनुदैर्ध्य परिगामी तरंग पाइप के सिरों से परावर्तित होकर आपतित तरंगों से मिलती है, तो इससे पाइप के अंदर एक अपरिगामी तरंग का निर्माण होता है। कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पाइप ले लिया। ठीक है। ठीक है। तो मैंने माना पाइप यहाँ से बंद है, पाइप यहाँ से बंद है। ठीक है। तो क्या होगा कि जो आप वेव्स भेजोगे ना, वो ऐसे ये जा रही है, ये आपतित है। ठीक है। यहाँ से टकरा के वापिस आएगी, टकरा के वापस, एक दो टकरा के वापस आते वक्त ये आपतित किरणों से, आपतित जो है तरंग उससे मिलेगी। तो आपतित ऐसे है जो परावर्तित होकर ऐसे आ रही है, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा? अध्यारोपण हो जाएगा, और उस अध्यारोपण से क्या बनेगी? अपरिगामी तरंगें बनेगी। ठीक है। तो ये किस किस में होता है? जब किसी पाइप के वायु स्तंभ, तो ये अनुदैर्ध्य किस में बनती है? वायु स्तंभ में। किस में बनती है? वायु स्तंभ में। अनुदैर्ध्य मतलब जहाँ पे कण आगे पीछे करते हैं कंपन। ठीक है। तो अनुदैर्ध्य किस में बनती है? वायु स्तंभ में, यानी कि जो ध्वनि तरंगें होती है उनके लिए। ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? बांसुरी। जब बांसुरी बजाते तो क्या होता है? अनुदैर्ध्य अपरिगामी तरंगों का निर्माण होता है। बिगुल बजाना, बिन बजाना, सारी चीज़ में हवा होती है, चाहे हवा का मैटर आता है, वहाँ हो जाएगी अनुदैर्ध्य अपरिगामी। ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन अनुप्रस्थ अपरिगामी। देखो, दूसरा है अनुप्रस्थ अपरिगामी तरंगे। तो देखो, अनुप्रस्थ तरंगे किसमें बनती है? डोरी, तार, कुछ ऐसी चीज़ होती है, वहाँ बनती है। तो देखो यहाँ क्या होगा? जब तनी हुई डोरी या तार में संचरित तरंगे डोरी के दूसरे सिरे से परावर्तित होकर आपतित तरंगों से मिलती है, तो अध्यारोपण के कारण अपरिगामी तरंगों का निर्माण होता है। ठीक है। जब आप डोरी में तरंग ऐसे भेजोगे ऐसे करके, तो वो सामने वाले किसी सिरे से टकरा कर वापस आएगी, तो जो आपतित और परावर्तित दोनों का मिलन होगा, तब अध्यारोपण के कारण क्या निर्माण होगा? अनुप्रस्थ अपरिगामी तरंग का निर्माण होगा। ये किस किस में होगा? तो होता है स्वरमापी, सितार, गिटार, एकतारा, वायलिन, जहाँ पर तार काम में लिया जाता है, जहाँ पर कुछ ना कुछ वायर या डोरी काम में ली जाती है। किसके लिए? स्वरमापी, सितार, गिटार, एकतारा और वायलिन। देखो एक्चुअल में होता क्या है? जैसे कि ये बन गई कोई आपतित। ठीक है। तो आपतित कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। ठीक है। अब कोई यहाँ से कोई परावर्तित होकर आती है, आपतित ऐसे जा रही है, कोई परावर्तित ऐसे आएगी। इन दोनों से मिलती है ना, तो कुछ इस प्रकार के पैटर्न का निर्माण होता है। ठीक है। यानी कि माध्यम का कोई कण, एक कण फिक्स रहता है कि मतलब वो ना तो कंपन, कहीं कंपन ही नहीं करता, मतलब बिल्कुल स्थिर रहता है। ये कण स्थिर हो गया, ये कण स्थिर हो गया, ये कण स्थिर हो गया, फिर एक कण क्या करता है? ऊपर नीचे करता है कंपन। समझ गए? ऐसे कुछ चीज़ें रहती है। ठीक है। और जब ये परिगामी तरंगें होती है, तो उसमें तो क्या होता है? माध्यम का प्रत्येक कण
ऊपर नीचे करता है दोलन, ठीक है, लेकिन यहाँ पर माध्यम का प्रत्येक कण ऊपर नीचे दोलन नहीं करता, यानी कि मतलब एक जगह आयाम बिल्कुल जीरो रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर नीचे, यहाँ वाला कण है तो वो ऊपर नीचे कंपन करेगा, समझ गए। तो इस प्रकार से मतलब आपतित और परावर्तित मिलकर बनाती है अपरिगामी। ये भी टॉपिक बहुत अच्छा है, डीप में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन इतना अपन जाएंगे नहीं इसके, ठीक है। अपरिगामी बनाते, ठीक है। अब इसके बारे में खास खास बातें वो अपन पढ़ते हैं। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जब दो तरंगे आपस में विपरीत दिशा में आके मिलती है तो बनता है अपरिगामी तरंग, ठीक है। तो अपरिगामी तरंग में पैटर्न ऐसा बनता है, कैसा बनता है, ऐसे, समझ गए। अब देखो इसमें क्या होता है, आप यहाँ देखोगे तो माध्यम का ये कण क्या स्थिर है, ये कण क्या स्थिर है, ये कण स्थिर है, ये कण स्थिर है, ये कण कहीं पर भी ऊपर नीचे कंपन नहीं कर रहा, ये कण कहीं पर भी ऊपर नीचे कंपन नहीं कर रहा, ठीक है। और बाकी दूसरे कण देखोगे, जैसे कि ये वाला कण देख लिया ई, मैंने मान लिया, चलो एक एग्जांपल, ये वाला कण यहाँ ऊपर नीचे कंपन कर, ये अधिकतम यहाँ जाएगा, ऊपर नीचे यहाँ जाएगा, ये वाला कण अधिकतम यहाँ जाएगा, नीचे यहाँ जाएगा। एक कण होगा जो मैक्सिमम जाएगा, यानी कि ए वाला कण अधिकतम और नीचे यहाँ तक, इसी प्रकार बी वाला यहाँ अधिकतम या न्यूनतम, सी वाला अधिकतम और न्यूनतम, ठीक है। तो ये जो कण होते हैं डी और ये सी, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो एक होता है निष्पन्द, एक होता है निष्पन्द यानी कि नोड। नोड माध्यम के जिन बिंदुओं पर कण स्थिर रहते हैं अर्थात कंपन आयाम शून्य होता है, उनको बोलते हैं नोड्स। यानी कि नोड क्या हुए, सी डी और ई, इनको बोलेंगे नोड्स, यानी कि निष्पन्द। क्या बोलेंगे, निष्पन्द, इनको बोलते हैं निष्पन्द। निष्पन्द पे क्या होता है, माध्यम के कण सरल आवत गति नहीं करते, निष्पन्द वाले कण सरल आवत गति नहीं करते, ध्यान रखना, वो स्थिर रहते हैं। देख लो यहाँ वाला कण, यहाँ वाला कण, यहाँ वाला कण स्थिर है, वो कहीं पर भी ऊपर नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा है। लेकिन इसके अलावा जैसे कि ये कण है तो ये सरल गति कर रहा है, लेकिन इसका आयाम कम है, आयाम सिर्फ इतना है। यहाँ वाले कण का आयाम इतना हो जाएगा, यहाँ वाले कण का आयाम ये ऊपर और ये नीचे था, यहाँ वाले कण का आयाम ये, यहाँ वाले कण का आयाम मैक्सिमम होगा, समझ गए। तो देखो, तो एग्जाम्पल क्या हुआ, सी डी और ई निष्पन्द, ठीक है। निष्पन्द पर दाब व घनत्व में परिवर्तन अधिकतम होता है। निष्पन्द पर क्या होता है, दाब व घनत्व में परिवर्तन अधिकतम होता है। कारण, तो निष्पन्द पे देखोगे ना, तो निष्पन्द पे आप ध्यान से देखोगे तो निष्पन्द पे कण एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर यहाँ का एक बात करो, कण उसकी बात करो इसकी, और एक कण इसकी बात करो, ठीक है, ये वेव एक वेव बना रही है, तो इन दोनों के बीच की बात करोगे ना, तो एक तो ऊपर जा रहा होता है और एक नीचे जा रहा होता है, एक ऊपर जा रहा होता है, एक नीचे जा रहा होता है। इस कारण क्या होता है, परिवर्तन अधिकतम आता है, यानी कि निष्पन्द पर दाब व घनत्व में परिवर्तन अधिक होता है, ठीक है। एक आता है, नेक्स्ट आता है प्रस्पंद। प्रस्पंद यानी कि एंटी नोड्स, प्रस्पंद, इसको बोलेंगे एंटी नोड्स, ठीक है। कहीं इसका ये मत समझने लगे भाई नोड पे मैक्सिमम होगा, एंटी नोड पे जीरो, क्योंकि एंटी आ रहा है ना, मतलब एंटी मतलब जीरो नहीं, एंटी मतलब यहाँ 1 है, ठीक है। यहाँ निष्पन्द, नोड, प्रस्पंद, एंटी नोड्स, ठीक है। हाँ, इन नाम में कंफ्यूज मत होना, हिंदी वाले हो तो बस हिंदी में याद रखना, तो हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ लेके चलोगे तो ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला नाम है, ठीक है। तो निष्पन्द, नोड और प्रस्पंद, एंटी नोड, अपन बोलेंगे निष्पन्द एंड प्रस्पंद। तो देखो नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, प्रस्पंद की। तो जिन बिंदुओं पर कंपन का आयाम अधिकतम होता है प्रस्पंद कहलाते हैं। कौन कौन से बिंदु, ए बी और सी, ए बी एंड सी, इन पर क्या है, इनका आयाम अधिकतम है। देखो इनका आयाम अधिकतम है, समझ गए। और इनके अलावा भी बाकी के कण सरल आवत गति करते हैं, लेकिन इनका आयाम कम होता है। लेकिन जो कण निष्पन्द पर होते हैं वो सरल आवत गति करते ही नहीं, क्योंकि उनका आयाम शून्य होता है, ठीक है। अब देखो प्रस्पंद पर दाब व घनत्व में परिवर्तन न्यूनतम होता है या शून्य मान लो, ठीक है। प्रस्पंद पर दाब व घनत्व में परिवर्तन न्यूनतम होता है। कारण, क्योंकि जब आप इस पे देखोगे प्रस्पंद पे, तो ये दोनों ही बिंदु सेम कला में होते हैं, यहाँ वाला और यहाँ वाला बिंदु सेम कला में होते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ देखोगे तो एक दूसरे के विपरीत, एक ऊपर एक नीचे, यहाँ सेम दोनों ऊपर साइड, ठीक है। तो इसलिए दाब व घनत्व में परिवर्तन क्या होगा, न्यूनतम होता है। एग्जाम्पल ए बी और सी बिंदु को क्या बोलते हैं, प्रस्पंद। अब देखो दो क्रमागत प्रस्पंदों के मध्य की दूरी, दो क्रमागत निष्पंदों के मध्य की दूरी, और एक है प्रस्पंद व निष्पंद के मध्य की दूरी। तो देखो मैं अगर दो किसकी निष्पंद की बात करूँ, दो निष्पंद कौन से हुए, एक निष्पंद ये सी, एक निष्पंद डी, इनके बीच दूरी होगी λ/2। ये पूरा होता है, आपको पता है एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड होता है ना, ये पूरी दूरी होती है लैम्बडा, पूरी दूरी होती है लैम्बडा, ये होता है λ/2 और ये हो गया λ/2।
और ये इतना सा हो गया λ/4। तो देखो एक दो जो निस्पंद है उनके बीच की दूरी होगी C और D के बीच की दूरी λ/2। अगर दो इसकी बात करें एंटीनोड्स की, यानी कि B और C के बीच की दूरी या फिर A और B के बीच की दूरी, तो भी λ/2। लेकिन एक प्रस्पंद और एक निस्पंद के बीच की दूरी वो होगी λ/4, यानी कि ये हो गया प्रस्पंद निस्पंद, इनके बीच की दूरी ये λ/4। समझ गए, ये λ/4 हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। चलिए चलो अब परगामी तरंगों की विशेषताएं कुछ इंपॉर्टेंट बात पढ़ लेते हैं। देखो ये तरंगे माध्यम में आगे नहीं बढ़ती है, अपरगामी तरंगे माध्यम में आगे नहीं बढ़ती है, सिर्फ और सिर्फ माध्यम के कण ऊपर नीचे कंपन करते हैं। अब ये तरंगे माध्यम में आगे नहीं बढ़ती है, ध्यान रखना, तथा अपने स्थान पर ही स्थिर रहती है, इसलिए इनको बोलते हैं अपरगामी तरंगे। इन तरंगों में ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता, क्योंकि जो तरंगे आगे नहीं बढ़ रही है तो ऊर्जा आगे कैसे देगी, ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होगा, तो ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होगा। ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस पर क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इन तरंगों में ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है, परंतु ऊर्जा का पुनर्वितरण संभव है। पुनर्वितरण मतलब कि भाई एक बार ऊर्जा कहाँ पे गई, नोड्स पे गई, एक बार एंटी नोड्स पे, ठीक है, ऐसे। तो इन तरंगों में ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता, लेकिन परंतु ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। निस्पंदों के अतिरिक्त सभी कण सरल आवत गति करते हैं, ध्यान रखना, निस्पंद के अतिरिक्त सभी कण सरल आवत गति करते हैं। निस्पंद का चूंकि आयाम शून्य होता है इसलिए वो सरल आवत गति नहीं करता, बाकी सभी कण सरल आवत गति करते हैं। इन सभी का आयाम अलग अलग, इन सभी का आयाम अलग अलग, परंतु आवर्तकाल क्या होता है, समान होता है। परंतु आवर्तकाल क्या होता है, समान होता है, ठीक है। कैसे, ये देखो अभी यहाँ पे एक कण है, इसकी ये मान लीजिए साम्यावस्था, ये साम्यावस्था, यहाँ पे एक कण है, इसकी बात करता हूँ, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये ऐसे ऐसे करेगा कंपन, ठीक है। यहाँ का एक कण है वो ऐसे ऐसे का कंपन करेगा। यहाँ का इसको बोलते हैं मैक्सिमम वाला आयाम, ये ऊपर नीचे, यहाँ वाला ऐसे ऊपर नीचे करेगा, यहाँ वाला ऐसे ऊपर नीचे करेगा। लेकिन ये वाले जो निस्पंद वाले, इनका सरल आवत गति नहीं करते, ये मतलब अपनी स्थिति पर स्थिर रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका आयाम शून्य होता है। तो देखो ये सारे जो सरल आवत गति कर रहे हैं ना कण, जैसे ये देख लिया, ए कण, बी कण, सी कण, डी कण, ई कण, ठीक है। तो इन सभी का आयाम तो अलग अलग होगा। ए वाले कण का आयाम इतना सा, इसका आयाम इतना, इसका आयाम इतना, इसका इतना, आयाम अलग, लेकिन आवर्तकाल समान होगा, यानी कि एक ही टाइम पे तो ये सारे इस स्थिति पे आएंगे, एक ही टाइम पे अपनी अधिकतम स्थिति पे जाएंगे, एक ही टाइम पर अपनी नीचे वाली अधिकतम स्थिति पे जाएंगे, समझ गए, ऐसे होगा। मतलब इनका आवर्तकाल समान होगा, आवर्तकाल मतलब आवर्ती पे समान होगी, मतलब ऐसे ऐसे पूरा ये सेम ऐसा ही है। आपको अगर घर पे भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक मतलब बहुत बड़ा बोल दो, क्या मतलब डोरी होती है ना, डोरी का बड़ा वाला रूप होता है डोरा, ठीक है, मराठी में बोलते होंगे, आपको पता होगा, ठीक है। तो एक्चुअली एक बहुत मोटी वाली डोरी, ठीक है, जिससे अपन खींचने के काम में लेते हैं, तो उसको एक सामने से ऐसे करो और एक सामने से किसी को उसको बोलो तू भी ऐसा कर, तो बीच में ऐसी वेव बनेगी जो आगे तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन उसी स्थान पर ऊपर नीचे होगी, उसी स्थान पर ऊपर नीचे होगी। वो ये एग्जाम्पल कभी करके देखना, अभी तो मत करना, एग्जाम्पल कभी शांति से, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो फिर क्या होता है, कोई कण जो है वो, जैसे कि ये कण सी कण यहाँ आ गया, तो डी वाला कण भी यहाँ आएगा, ई भी यहाँ आएगा, ए भी इस बिंदु पर आएगा, मतलब सारे कण ऐसे 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 मतलब पहुँचते हैं, ठीक है। इन सभी के पहुँचने की स्थिति ये रहती है, मतलब एक ही टाइम में तो ये सारे कण मैक्सिमम स्थिति पे पहुंचते हैं, एक ही टाइम में साम्यावस्था पे आते हैं, और एक ही टाइम में न्यूनतम स्थिति पे पहुंचते हैं, समझ गए। लेकिन इनका आयाम अलग अलग होता है, आयाम अलग अलग होता है, समझ गए। अब देखो इन सभी का आयाम अलग अलग होता है, परंतु आवर्तकाल समान। अब नेक्स्ट है, प्रस्पंद के दोनों तरफ के कण समान कला में होते हैं तथा निस्पंद के दोनों तरफ के विपरीत कला में। तो देखो मैंने बताया अभी, जैसे कि भाई ऐसे ही बनता है। तो देखो ये बन गया प्रस्पंद, निस्पंद। तो निस्पंद पे तो क्या देखो, एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, ठीक है। निस्पंद वाला कण, एक कण ऐसे जा रहा है, एक कण ऊपर जा रहा है, समझ गए। दोनों क्या है, विपरीत कला में, दोनों क्या है, विपरीत कला में, यानी कि विपरीत कला में, यानी कि एंगल डिफरेंस कितना हुआ, पाई। जबकि यहाँ वाले कण देखो, ये प्रस्पंद, इसके दोनों और ये दोनों एक साथ तो ऊपर जा रहे होते हैं और एक साथ ही नीचे आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होता है, एंगल डिफरेंस जो कलांतर होता है वो जीरो, यानी कि समान कला यानी कि जीरो, विपरीत कला यानी कि पाई, समझ गए। तो जो निस्पंद के दोनों तरफ के कण विपरीत कला में होते हैं, पाई एंगल, और ये जीरो, ठीक है। तो चलिए ये होगी अपरगामी तरंगों की विशेषताएं।
अब थोड़ा अपन परगामी और अपरगामी थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से परगामी तरंग और अपरगामी तरंग में अंतर पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो परगामी तरंग में क्या होता है, ऊर्जा संचरण होता है, यानी कि जो मतलब तरंग क्या बढ़ती है, आगे बढ़ती है, तो उसके साथ ऊर्जा का भी संचरण होगा, यानी ऊर्जा भी आगे बढ़ेगी। जबकि अपरगामी तरंग में क्या होता है, ऊर्जा संचरण नहीं होता, ठीक है। यानी कि जो परगामी तरंग है वो क्या होती है, निश्चित वेग से आगे बढ़ती है, जबकि अपरगामी तरंग स्थिर रहती है, आगे नहीं बढ़ती। परगामी तरंग में क्या होता है, प्रत्येक कण क्या करता है, कंपन करता है। प्रत्येक कण कंपन करता है तथा प्रत्येक कण का आयाम बराबर होता है। प्रत्येक कण कंपन करता है तथा प्रत्येक कण का आयाम बराबर होता है। जबकि अपरगामी तरंग में क्या होता है, प्रत्येक कण कंपन नहीं करता। प्रत्येक कण कंपन नहीं करता, जो निस्पंद वाले कण होते हैं वो कंपन नहीं करते, ठीक है। तथा प्रत्येक कण का आयाम भी अलग अलग होता है। प्रत्येक कण का आयाम भी अलग अलग होता है, यानी कि जो निस्पंद वाला है उसका 0 और जो एंटीन्यूट्स वाला उसका मैक्सिमम, यानी कि ऐसे ऐसे आयाम बढ़ता जाता है। ऐसे एक का इतना, दूसरे का इतना, ऐसे ऐसे उनका आयाम बढ़ता जाता है, यानी कि प्रत्येक कण का आयाम अलग अलग होता है, ठीक है। न्यूनतम किसका होता है, निस्पंद का। अधिकतम किसका होता है, अधिकतम होता है एंटीनोड्स, यानी कि परस्पंद उसका होता है, ठीक है। अब देखो एक साथ साम्यावस्था से नहीं गुजरते, यानी क्या होता है, अपरगामी तरंग में मैंने बताया था सभी कण क्या होते हैं, एक साथ साम्यावस्था से गुजरते हैं, यानी सारे कण एक साथ, तो मतलब भले यहाँ तक जा रहा हूँ, ऊपर एक यहाँ तक जा रहा हूँ, यहाँ तक जा रहा हूँ, लेकिन एक साथ तो यहाँ आएंगे, ये भी एक साथ यहाँ आएंगे, ये भी एक साथ यहाँ आएगा, एक साथ ऐसे जाएंगे, एक साथ ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे वेव्स का निर्माण होता है, समझ गए, ठीक है। तो सभी कण एक साथ साम्यावस्था से गुजरते हैं, यहाँ पर सभी कण एक साथ साम्यावस्था से नहीं गुजरते। ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो अंतर थे वो मैंने बता दिए। अब देखो अपरगामी तरंगें कैसे बनती है, क्या होता है, ठीक है। तो ज़्यादा तो इसका मैथमेटिकल चीज़ देखने की जरूरत है नहीं, एक सिंपल चीज़ पूछ लेते तो उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखो मैंने माना कोई तरंग क्या y1 है, वो किस जा रही है, पॉजिटिव x में जा रही है, किस जा रही है, पॉजिटिव x, तो यानी कि a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। दूसरी क्या है, y2 है, जो क्या इस साइड आ रही है, वापस इसके उल्टे आ रही है, यानी कि a sin ओमेगा t प्लस के एक्स, नेगेटिव x की तरफ, ठीक है। तो क्या आ गया, प्लस आ गया, पॉजिटिव x मतलब माइनस, ठीक है। भाई दोनों मिलेगी, मैंने दोनों का आयाम समान लिया ताकि अपने को अपरगामी तरंगें अच्छी प्राप्त हो। तो y इक्वल क्या होगा, y1 प्लस y2। जब आप इसको पूरा सॉल्व करते हो तो क्या आता है, ये आता है 2a cos kx और sin ओमेगा t। तो यानी कि इस 2a cos kx को मैंने लिख दिया r sin ओमेगा t। अब r क्या हुआ, जो अपने परिणामी जो तरंग बनी है उसका क्या है, आयाम है, जो परिणामी तरंग बनी है उसका आयाम है। तो यहाँ पर परिणामी तरंग का आयाम r बराबर क्या आया, 2a cos x। अब x क्या है, यहाँ पर दूरी है, अतः आयाम का मान दूरी पर निर्भर करता है। यहाँ पर देख लो, इस केस में आयाम का मान दूरी पर निर्भर करता है, यानी कि परगामी तरंगों के लिए आयाम का मान दूरी पर निर्भर करता है, यानी कि कण कहाँ पर स्थित है उस पर डिपेंड करता है, कण कितनी दूरी पर स्थित है, कण की स्थिति क्या है, कण की स्थिति पर निर्भर करता है। जबकि अपरगामी में क्या होता है, आयाम बराबर होता है, किसी पर भी निर्भर नहीं करता। और आयाम क्या होता है, आयाम r इक्वल टू होता है ऐसे, ठीक है। और वो सिर्फ और सिर्फ किस पे, जो सभी कणों का आयाम क्या होता है, समान होता है, ठीक है। और इसमें क्या आता है, सिर्फ ओनली फॉर इस साइड फाई आता है, cos फाई वाला, ठीक है। तो बाकी इसमें क्या होता है, r इक्वल टू 2a cos kx, यानी कि आयाम का मान दूरी पर निर्भर करता है, आयाम का मान दूरी पर निर्भर करता है। अब देखो आपको ये 2a cos kx याद नहीं रखना, आपको अधिकतम ये याद है भाई, अधिकतम आयाम कितना हो सकता है, अधिकतम आयाम होता है 2a, अधिकतम आयाम होता है 2a, जहाँ पर a क्या है, किसी एक जो परगामी तरंग है उसका आयाम है। तो अधिकतम आयाम हो सकता है 2a और न्यूनतम 0, न्यूनतम 0, समझ गए। अधिकतम आयाम 2a मतलब किसका होगा, तरंगे ऐसे होती है ना, तो ये वाला बिंदु कौन सा होता है, परस्पंद, उसका अधिकतम आयाम कितना होगा 2a, उसका अधिकतम आयाम कितना होगा 2a, ठीक है। और किसका 0 होगा, निस्पंद का, समझ गया। तो ये ऊपर वाला 2a होगा, ऐसा नहीं कि नीचे वाला a और ये ऊपर वाला a, नहीं, ये ऊपर वाला पॉजिटिव का 2a, नीचे वाला नेगेटिव का 2a, -2a, समझ गए। तो ये कहाँ से कहाँ इसकी आवर्त गति होगी, -2a से लगाकर +2a तक इसकी आवर्त गति होगी। अगर पूरी लेंथ बोले तो पूरी लेंथ होगी 4a, समझ गए। तो अधिकतम आयाम कितना होगा 2a, अधिकतम आयाम 2 और न्यूनतम 0, ये याद रखना, बस काम की चीज़ ये है, अधिकतम आयाम 2a कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे सवाल बनते हैं, वायु स्तंभ में अपरगामी तरंगों का बनना, वो पढ़ते हैं। अब देखो क्या पढ़ेंगे अपन, वायु स्तंभ में अपरगामी तरंगों का बनना, किसमें, वायु स्तंभ में। तो वायु स्तंभ में अपरगामी तरंगें मतलब किससे बनेगी, ध्वनि तरंगों से बनेगी, यानी कि उस प्रकार के
जो अपरगामी तरंगे बनेगी उसको क्या बोलेंगे? अनुदैर्ध्य अपरगामी तरंगे। और जो डोरी के अंदर बनती है अपरगामी तरंगे वो होती है अनुप्रस्थ अपरगामी तरंगे। ध्यान रखना, डोरी के अंदर अनुप्रस्थ अपरगामी, और जो वायु स्तंभ यानी कि इसका मतलब हुआ ध्वनि, तो वायु स्तंभ में अपरगामी तरंगे जो बनती है वो होती है अनुदैर्ध्य, वो होती है अनुदैर्ध्य। यानी कि ये जो वायु स्तंभ में अपरगामी तरंगों का बनना यानी कि कौन सी है? अनुदैर्ध्य वाली। कौन सी है ये? अनुदैर्ध्य वाली। समझ गए? ठीक है। हाँ, इसमें आपको पता है इन अनुदैर्ध्य में क्या होता है? संपीड़न और विलयन, यानी कि ये जो कंपन होते हैं वो कहाँ होते हैं? आगे पीछे होते हैं, जबकि अनुप्रस्थ में ऊपर नीचे। लेकिन इनको दोनों को शो करने के लिए अपन ग्राफ सेमी का में लेते हैं, वो ऐसा। ठीक है। हाँ, संपीड़न विलयन या ऊपर नीचे, इनको दोनों को शो करने के लिए अपन ऐसे शो करते हैं। ध्यान रखना। हाँ, कंफ्यूज मत होना कि भाई ये ऊपर नीचे, इसका मतलब इसको ऐसे शो करेंगे। ठीक है, दोनों को शो करने के लिए वही, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला सिस्टम रहता है, साइन वाला फंक्शन वही काम में लिया जाता है। ठीक है। अब देखो इसमें कुछ शब्द आते हैं तो उनको पहले पढ़ लेते हैं। एक होता है मूल आवर्ती, इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मूल आवर्ती यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको प्रथम सन्नादी यानी कि फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं। मूल आवर्ती को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको मूल आवर्ती भी बोलते हैं और प्रथम सन्नादी, दोनों की बात एक है। मूल आवर्ती बोलो या प्रथम सन्नादी बोलो, दोनों की बात एक है। ठीक है। अब इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। तो ये क्या होता है? कंपन की न्यूनतम आवृत्ति को मूल आवृत्ति कहते हैं। कंपन की न्यूनतम आवृत्ति को मूल आवृत्ति। मैंने माना कि कंपन की न्यूनतम आवृत्ति क्या है? एफ है। मैंने क्या मान लिया? एफ। उसके क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मूल आवृत्ति यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वर्ड आता है सन्नादी यानी कि हार्मोनिक, उसको बोलते हैं हार्मोनिक। वो क्या होता है? मूल आवृत्ति की पूर्ण गुणांक। हार्मोनिक क्या होता है? मूल आवृत्ति का पूर्ण गुणांक। अब जैसे कि मैं 2f लिखूंगा, 2f लिखूंगा, तो ये 2f क्या है? ये 2f है द्वितीय सन्नादी। द्वितीय सन्नादी, समझ गए? द्वितीय सन्नादी। अगर मैं 3f लिखूं तो इसको लिख सकता हूं तीसरा सन्नादी। समझ गए? यानी कि मूल आवर्ती का 3 गुना यानी कि तीसरा सन्नादी। 4f यानी कि मूल आवर्ती का 4 गुना चौथा सन्नादी है। समझ गए? ऐसे होता है। नेक्स्ट है ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप, अब देखो ऑर्गन पाइप क्या होता है? हवा से भरा हुआ पाइप जिसमें कंपन करवाकर ध्वनि तरंगे पैदा की जाती है। ठीक है, हवा से भरा हुआ पाइप जिसमें कंपन करवाकर ध्वनि तरंगे पैदा की जाती है। ऑर्गन पाइप अपन काम में लेंगे। इसमें क्या करेंगे? वो हवा से भरा हुआ पाइप होगा जिसमें अपन कंपन करेंगे और टन करके, वो कौन सा काम में लेंगे? सवरित्र, टन बॉल पे लगा के ऐसे फिर अपन उसके पास रखते हैं। ठीक है, कंपन करवाकर ध्वनि तरंगे पैदा की जाती है। ठीक है, और वो ध्वनि तरंगे क्या होती है? जब वो परावर्तित होकर वापस आती है तो उसके अंदर फिर वो अपरगामी तरंगे बनती है, जिससे क्या होता है? एक बार साउंड मैक्सिमम होता है इंटेंसिटी, एक बार मिनिमम। ठीक है, अब देखो, अब आगे थोड़ा इसका खेल समझ लो। मैंने माना कोई आवर्ती क्या मिनिमम एफ है, मिनिमम एफ है, तो इसका गुणांक नेक्स्ट है 2f, 3f या 4f। तो अब देखो इसको बोलते हैं मूल आवर्ती, मूल आवर्ती या फिर प्रथम सन्नादी। ठीक है, इसको बोलते हैं द्वितीय सन्नादी, इसको तृतीय सन्नादी, इसको चतुर्थ सन्नादी। लेकिन एक शब्द और आता है अधिश्रवक। अधिश्रवक, अधिश्रवक क्या आता है? अधिश्रवक, ताकि इनमें कभी कंफ्यूजन ना हो, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। अधिश्रवक मतलब क्या होता है कि अधिश्रवक मतलब जो मूल स्वर है यानी कि मूल आवृत्ति है उससे नेक्स्ट वाले जो है उनको बोलते हैं अधिश्रवक। यानी कि ये क्या हो गए सारे 2f, 3f, 4f, ये सारे क्या है? अधिश्रवक है। इस ऐप को बोलते हैं मूल स्वर, ऐप को बोलते हैं मूल स्वर, ऐप को बोलते हैं मूल स्वर। और सारे ये 2f, 3f है इनको बोलते हैं अधिश्रवक, इनको बोलते हैं अधिश्रवक। समझ गए? तो ये मूल स्वरक हो गया और ये आगे वाले सारे जो भी होंगे वो अधिश्रवक। तो जो इस 2f को बोलेंगे पर पहला अधिश्रवक, 2f को पहला अधिश्रवक, 3f को द्वितीय अधिश्रवक और 4f को तृतीय अधिश्रवक। समझ गए? ऐसे बोलते हैं, पहला अधिश्रवक, द्वितीय अधिश्रवक, तृतीय अधिश्रवक।
समझ गए? तो थोड़ा सा मतलब कभी कभी शब्दों में कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आवर्ती के हिसाब से बोलेंगे तो ये मूल आवर्ती, ये द्वितीय सन्नादी, तृतीय सन्नादी, चतुर्थ सन्नादी, यानी कि पहला सन्नादी, दूसरा सन्नादी, तीसरा चौथा, उसमें सन्नादी में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसमें साफ साफ दिख रहा है। लेकिन एक होता है मूल स्वर और आगे वाले सारे होते हैं उनको बोलते हैं अधिस्वर, ठीक है। ये होता है मूल स्वर, आगे वाले सारे अधिस्वर है। तो ये होता है पहला अधिस्वर, ये दूसरा अधिस्वर और ये तीसरा अधिस्वर और फिर आगे वाले ऐसे। समझ गए? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में अधिस्वर भी आ जाए, बहुत बार सन्नादी भी आ जाए, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में काम बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो इसी फॉर्म में कुछ ना कुछ दिया होता है, ठीक है। तो बहुत बार हिंदी के वर्ड थोड़े कंफ्यूजिंग होते ही है। चलिए, अब ये ऑर्गन पाइप होता है ना, दो प्रकार का होता है, एक तो बंद और एक खुला। तो बंद और खुले दोनों के लिए पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, बंद ऑर्गन पाइप में अपरिगामी तरंग का बनना, ध्यान से समझना। एक बार चीज समझ में आ गई फिर उसके बाद इजी है, ठीक है। बंद ऑर्गन पाइप में अपरिगामी तरंग का मतलब, बंद ऑर्गन पाइप कैसा होगा? इस पाइप का एक सिरा बंद होगा और दूसरा खुला रहता है। एक सिरा बंद, दूसरा खुला। बंद का मतलब ऐसा नहीं कि मतलब पूरा ही बंद हो, पूरा ही बंद होगा तो फिर आप उसमें ध्वनि भेजोगे कैसे? उसमें वायु कहाँ से आएगी? समझ गए? पूरा ही बंद रहा तो वायु कहाँ से आएगी? समझ गए ना? हाँ। तो बंद का मतलब होता है इस पाइप का एक सिरा बंद व एक खुला, एक सिरा बंद व एक खुला। तो देखो, अब आप क्या करोगे, वो अपन लेते हैं सवरित्र, सवरित्र से बॉल लगा के टर्न करते हैं ना, तो वो उसके जो कंपन होते हैं वो उससे जो वेव्स उत्पन्न होती है वो सीधी जाती है इसके अंदर। कहाँ जाती है? इसके अंदर। तो देखो, अंदर जाने पर क्या होता है, एक चीज़ रहती है कि कंपन से उत्पन्न तरंग को बंद सिरा संपीड़न को संपीड़न के रूप में तथा विलयन को विलयन के रूप में परिवर्तित करता है। तो जब ये क्या होता है, ज़्यादा इस पर सोचने की जरूरत नहीं है, जो लिखा है उसको बस समझ लो। जब ये तरंग, पहली तरंग जाएगी अंदर, तो उसका क्या होगा, यहाँ से या इस वाले सिरे से क्या होगा, परावर्तन होगा। इस वाले सिरे से क्या होगा, परावर्तन होगा। जहाँ पर परावर्तन होगा वहाँ हमेशा बनेगा निस्पंद। तो जो परावर्तन होगा ना, तो उसमें क्या होगा, जो बंद सिरा, ये कौन सा सिरा, बंद सिरा, संपीड़न को तो संपीड़न के रूप में परावर्तित करेगा तथा विलयन को विलयन के रूप में परावर्तित करेगा। यानी कि मतलब क्या होता है कि मतलब ध्वनि तरंग में क्या होगा, संपीड़न व विलयन होता है, इसलिए अपन संपीड़न व विलयन की बात कर रहे हैं। तो संपीड़न को संपीड़न के रूप में तथा विलयन को विलयन के रूप में परावर्तित करेगा। तो जब ये परावर्तित करेगा तो बहुत सारी स्थितियाँ बनती है, अलग अलग टाइप की स्थिति बनती है। तो मैंने माना पहली स्थिति, प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति, ठीक है। प्रथम स्थिति में मैंने माना कि इसके अंदर इस तरह से निर्माण होता है, यानी कि ये हमेशा ध्यान रखना, इस बंद सिरे पर क्या बनेगा, निस्पंद बनेगा और खुले सिरे पर बनेगा प्रस्पंद। हमेशा ध्यान रखना सारी कंडीशन में, खुले सिरे पर प्रस्पंद और बंद सिरे पर निस्पंद, खुले पर प्रस्पंद और बंद पर निस्पंद, ऐसा ही बनेगा। अब ये क्या बन रहा है, इसकी पूरी एक वेव होती है ना ऐसे ऐसे, तो इसका ये आधा बन रहा है। ये क्या बन रहा है, इसका आधा, इतना बन रहा है। समझ गए? ये निस्पंद हो गया, ये हो गया प्रस्पंद। तो ये इनके बीच की दूरी कितनी होती है आपको पता है? एक प्रस्पंद और निस्पंद के बीच की दूरी कितनी होती है, λ/4। कितनी होती है, λ/4। और निस्पंद और निस्पंद के बीच की दूरी λ/2 और प्रस्पंद प्रस्पंद λ/2, लेकिन प्रस्पंद और निस्पंद λ/4। अब मैंने माना कि भाई ऑर्गन पाइप की लंबाई L है, ऑर्गन पाइप की लंबाई L है, तो जो उसके अंदर अपरिगामी तरंग जो बन रही है वो ऐसी बन रही है प्रथम स्थिति के अनुसार। तो क्या होगा, L बराबर λ/4, L बराबर λ/4। अब देखो, एक फॉर्मूला होता है अपने पास, V ध्वनि का वेग होता है f लैम्बडा, यानी कि अगर f को मैं n लिख दूँ आवर्ती, तो V बराबर आवर्ती इंटू तरंग दैर्ध्य, ठीक है। V बराबर आवर्ती इंटू तरंग दैर्ध्य, तो f लैम्बडा। अब देखो, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि इसको याद कैसे, याद रखने का सिंपल तरीका रखना। देखो, V बराबर क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, तो आपको यहाँ आना चाहिए मीटर प्रति सेकंड आना चाहिए। तो ये आवर्ती क्या होता है, 1/2 सेकंड, ये किस में होता है, मीटर में होता है, तो मीटर प्रति सेकंड। समझ गए? तो इस हिसाब से कंफ्यूज नहीं होना, चीज़ों को मतलब ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो V = L लैम्बडा, V = L लैम्बडा। तो अब यहाँ से n क्या आएगा, V/λ, n क्या आएगा, V/λ, ठीक है। तो n बराबर क्या है, V/λ। तो अपने यहाँ पर इसको मैं n नहीं लिख के n1 लिखूँ, क्योंकि अपने प्रथम स्थिति है इसलिए मैंने लिख दिया n1। तो n1 बराबर क्या, V/λ। अब यहाँ से लैम्बडा कितना है, लैम्बडा देखो तो कितना आ रहा है, 4L। तो V = 4L, सॉरी n1 = V/4L। कितना आ रहा है, n1 बराबर V/4L। अब देखो n1 को क्या बोलेंगे, n1 को बोलेंगे मूल आवर्ती। क्या बोलेंगे, मूल आवर्ती बोलेंगे, मूल स्वर बोलेंगे, ठीक है, या फिर प्रथम सन्नादी बोलेंगे। समझ गए? इस n1 को 3 चीज़ों से बोल सकते हैं, या तो मूल आवर्ती बोल सकता हूँ मैं, प्रथम सन्नादी बोल सकता हूँ, या फिर मूल स्वर बोल सकता हूँ। समझ गए?
अब चलिए पढ़ते हैं द्वितीय। वैसे ऐसे कि इसकी स्थितियाँ बहुत होती है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, लेकिन अपन 3 तक पढ़ेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें समझ लेंगे, ठीक है। देखो द्वितीय स्थिति, मैंने क्या माना भाई, ये क्या द्वितीय स्थिति। तो देखो द्वितीय स्थिति को में कैसे होगा, हमेशा ध्यान रखना, बंद सिरा है वहाँ पर क्या बनेगा, निष्पन्न बनेगा, और जो खुला सिरा है वहाँ पर प्रस्पंद। ए मतलब एंटी नोट्स, एन मतलब नोट्स, नोट्स यानी कि निष्पंद, एंटी नोट्स यानी कि प्रस्पंद, ठीक है। तो देखो बंद सिरे पे क्या होगा, हमेशा निष्पन्न बनेगा, खुले सिरे पे बनेगा प्रस्पंद, ये हमेशा ध्यान रखना। तो अब देखो पहले अपने कितना था, सिर्फ इतना था, अब ये क्या हो गया, एक और एक्स्ट्रा आगे बढ़ गया। तो आगे बढ़ के ये मैं आप कहते सर आपने सिर्फ इतना से आगे क्यों नहीं बढ़ाया, क्योंकि इतना से आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पर तो हमेशा क्या बनेगा, क्या बनेगा, एंटी नोट बनेगा। तो एंटी नोट बनने के लिए मेरे को सिरा कैसे चाहिए, ऐसा चाहिए। मैं ये का ये रख दूँ तो कोई मतलब नहीं, वो पहले की पहले स्थिति बन जाएगी, तो मेरे को कुछ आगे बढ़ाना है, तो यानी कि ये स्थिति ऐसी बनेगी, समझ गए। इसको तो यार रह नहीं सकता है, क्योंकि निष्पन्न तो बन नहीं सकता, क्या बनेगा, एंटी नोट्स बनेगा। तो एंटी नोट्स मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। तो ये होगी द्वितीय स्थिति, इसको बोलते हैं द्वितीय स्थिति। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से आप देखोगे तो देखो ये कितना होता है, λ/4, ई λ/4, ई λ/4 कितना हो गया, 3 λ/4। मैंने माना ऑर्गन पाइप की लंबाई कितनी L है, तो ऑर्गन पाइप की लंबाई L है, तो L क्या हो जाएगा, 3 λ/4, ऐसे L क्या आ जाएगा, सॉरी लैम्बडा क्या आ जाएगा, 4L/3, 4L/3। अब देखो अपने को पता है V बराबर क्या होता है, L लैम्बडा, तो N बराबर क्या होगा, V/λ, N बराबर V/λ। चूँकि अपनी ये क्या द्वितीय स्थिति है, तो N2 V/λ। अब देखो N2V और लैम्बडा कितना आया, 4L/3, तो 3 ऊपर जाएगा, तो ये जाएगा N2। अब मैं इसको क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा द्वितीय सन्नादि, इसको बोलूँगा द्वितीय सन्नादि या फिर प्रथम अधिस्वरक, प्रथम अधिस्वरक, ठीक है, यानी कि सेकेंड हार्मोनिक, ठीक है, द्वितीय सन्नादि यानी कि सेकेंड हार्मोनिक। तो ये हो गया N2। अब देखो मैंने माना कि तीसरी स्थिति, तीसरी स्थिति कैसे, अब तीसरी स्थिति में मेरे को थोड़ा और बढ़ाना आगे, ठीक है। तो यानी कि मतलब, और अपने को साफ बात है, जो खुला है वहाँ पर क्या बढ़ेंगे, एंटी नोट्स, जो बंद है वहाँ बनेंगे नोट्स, ये साफ बात है, हमेशा ये तो फॉलो हो गई। देखो तो इस केस में ऐसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा, तो ये देखो ये कितना, λ/4 1, λ/4 2, λ/4 3 4 और λ/4 5, तो ये 5 λ/4 और ये L। तो साफ बात है, ऐसे कैसे करो, यदि ऑर्गन पाइप की लंबाई L है तो कितना हो जाएगा, ये 5 λ/4, यहाँ से λ/4 कितना आ जाएगा, λ/4 आएगा 4L/5, 4L/5। अब अपने को पता है तीसरी स्थिति है, तो N3V/λ, N3 कितना हो जाएगा, लैम्बडा का मान रखो, तो क्या क्या होगा, 5V/4L, 5V/4L। अब यहाँ से देखोगे आप, तो इसको बोलेंगे आप तृतीय सन्नादि, तृतीय सन्नादि यानी कि थर्ड हार्मोनिक, या फिर बोलोगे द्वितीय अधिस्वरक, द्वितीय अधिस्वरक, समझ गए। इसमें जो मूल आवृत्ति को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूल स्वर, फिर उसके बाद वाले क्या बोलते हैं, प्रथम अधिस्वरक, द्वितीय अधिस्वरक, जो मैंने आपको समझाया उस हिसाब, ठीक है, नाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये N3 क्या आ जाएगा, 5V/4L। तो यानी कि ऐसे ऐसे आप, अगर आप चौथी स्थिति लोगे तो चौथी में क्या होगा, फिर एक राउंड पूरा करके एक और ऐसे खुल जाएगा, ऐसे समझ गए, तो ऐसे होगा। तो यानी कि मतलब अपने पहले वाले केस में क्या था, एक एंटी नोट्स था, एक नोट था, इसमें क्या हो गया, 2 एंटी नोट्स 2 नोट्स, इसमें 3 एंटी नोट्स 3 नोड, समझ गए। तो चीज़ें ऐसे होगी। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो इससे एक स्पेशल रिजल्ट निकल के आता है, वो देखते हैं। ऐसे देखोगे तो देखो क्या समझ में आ रहा है अपने को कि N1 कितना आया था, V/4L, N2 3V/4L, N3 क्या है, 5V/4L, यानी कि प्रथम हार्मोनिक, प्रथम सन्नादि कितना था, V/4L, द्वितीय 3V/4L, तीसरा क्या है, 5V/4L। अब इनका अनुपात निकालोगे तो क्या आ रहा है, 1:3:5, क्योंकि V/4L से V/4L सारे कैंसिल, 1:3:5। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि भाई अर्थात बंद पाइप में केवल विषम सन्नादि यानी कि ऑड हार्मोनिक उत्पन्न होते हैं। ये क्वेश्चन सीधा का सीधा पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स।
कोई कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत बार ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना, बंद पाइप में केवल विषम संनादी बनते हैं, यानी कि ऑड हार्मोनिक्स उत्पन्न होते हैं। क्या कारण? क्योंकि इसमें 1, 3 और 5 ये चीज़ें होती है। अब देखो, अब पढ़ते हैं खुले ऑर्गन पाइप में अपरिगामी तरंग का बनना। खुले ऑर्गन पाइप में अपरिगामी तरंग का बनना। खुला ऑर्गन पाइप कैसा होगा? दोनों सिरे खुले होंगे, समझ गए? दोनों सिरे क्या होंगे? खुले होंगे। बंद ऑर्गन पाइप में एक खुला होगा और एक बंद होगा, समझ गए? क्योंकि एक सिरा तो खुला रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको ध्वनि भेजनी है। तो ध्वनि आप कैसे भी भेज सकते हो, या तो फिर सर्वत्र लेके गेंद पे टच करके फिर ऐसे भेज सकते हो, या फिर आप खुद भी फूंक मार सकते हो, चिल्ला सकते हो उसके अंदर। वैसे आपको एक आइडिया हो तो एक्चुअली गांव में अभी भी है, ठीक है। अभी तो क्या मोस्टली गैस आ गया है, ठीक है। तो चूल्हा होता है ना, तो चूल्हे को जलाने के लिए एक वो ऐसा पाइप सा काम लेते हैं, ऐसे फूंक मार के, मतलब, ठीक है। तो मैं जब छोटा था बचपन में, तो उसमें बहुत हंसे वो करके वो करते। तो वो सब क्या है, वो रियल में उसी प्रकार की घटना है। आप छोटे बच्चों को देखा है कि मतलब जो पाइप कौन का मिलता है, उसमें पर ऐसे वो चिल्लाते हैं। तो वो उसके अंदर जो ध्वनियों का जो होता है ना, ऊपर नीचे, वो क्या है? अपरिगामी तरंग का निर्माण ही होता है उसके अंदर, एक तरीके का, ठीक है। तो वो एक एग्जाम्पल है किसका? अपरिगामी तरंग का। चलिए, तो अब देखो, खुले ऑर्गन पाइप में क्या होगा? खुले ऑर्गन पाइप में दोनों ही सिरे खुले होते हैं। दोनों सिरे क्या होते हैं? खुले होते हैं। अब देखो, तो जिस प्रकार मैंने बंद के लिए लिखवाया था कि बंद सिरा संपीड़न को संपीड़न के रूप में तथा विलयन को विलयन के रूप में करता है, जबकि खुला सिरा क्या करता है? खुला इसका उल्टा करता है। खुला सिरा संपीड़न को विलयन तथा विलयन को संपीड़न के रूप में परावर्तित करता है, समझ गए? खुला सिरा संपीड़न को विलयन तथा विलयन को संपीड़न के रूप में परावर्तित करता है, जबकि बंद सिरा क्या करता है? संपीड़न को संपीड़न और विलयन को विलयन। क्योंकि खुला इसका उल्टा, संपीड़न को विलयन और विलयन को संपीड़न, ठीक है। वो जो भी है, तो इस कारण ये स्थिति ऐसी बनती है। यानी कि मतलब क्या होगा, इसमें भी क्या होगा? मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले वाले में कि जहाँ भी जो सिरा खुला होगा, वहाँ क्या बनेगा? वहाँ बनेगा एंटी नोड्स। वहाँ क्या बनेंगे? एंटी नोड्स, ठीक है। और चूँकि बंद तो है ही नहीं, यहाँ पर बंद है ही नहीं, ठीक है। तो जो भी नोड्स बनेंगे, नोड्स क्या जो बनेंगे ना, ये नोड्स वो कहाँ बनेंगे? बीच में बनेंगे, ठीक है। जो निस्पंद है वो कहाँ बनेंगे? बीच में, यहाँ, ठीक है। मतलब ये सिरा खुला है, खुला, तो जो भी सिरा खुला होगा वहाँ पर क्या बनेगा? एंटी नोड्स। और सिरा अगर बंद है तो बनता है नोड्स, ठीक है। तो यहाँ तो ना तो यहाँ पे सिरा बंद है, ना यहाँ बंद है, ना ऊपर है ना नीचे, तो इसलिए ऊपर नीचे दोनों जगह क्या बनेंगे? एंटी नोड्स। क्या बनेंगे? एंटी नोड्स, ठीक है। अब देखो, अब मैंने माना पहली स्थिति। क्या माना? पहली स्थिति। तो देखो, पहली स्थिति मतलब आप अपने क्या बनेगी? ऐसी बनेगी। क्यों? कारण कि भाई अपने को यहाँ पर भी खुला चाहिए और यहाँ पर भी खुला चाहिए। तो मिनिमम जो बन सकता है वो क्या बन सकता है? ये बन सकता है। सब बात भाई, तो दोनों जगह अपने को चाहिए खुला। तो दोनों जगह खुला प्राप्त करने मिनिमम क्या बन सकता है? ये बन सकता है मिनिमम, ठीक है। मिनिमम इतना ही बन सकता है, कि सिर्फ इतना तो बन नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ इतना बना होगा तो ये तो क्या हो जाएगा? आपको मिल जाएगा निष्पन्न कहाँ मिलते हैं? बंद पे मिलते हैं। तो खुला है मतलब आपको दोनों साइड ऐसा शेप चाहिए, तो ये क्या है? मिनिमम ऐसा बन सकता है, ठीक है। तो यानी कि ये मतलब ये कितना होता है? λ/4 और ये λ/4, ये λ/4, ये λ/4, यानी कि क्या हो गया टोटली? ये λ/2। टोटल कितना हो गया? λ/2 हो गया, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर L बराबर कितना आया? λ/2, तो λ बराबर आ गया 12। अब आपको पता है N1 बराबर क्या होता है? V/λ, तो V/12, ठीक है। अब द्वितीय स्थिति में देखोगे, तो द्वितीय स्थिति में क्या हो सकता है कि भाई दोनों सिरे रखने खुले, दोनों कैसे रहेंगे? ये रहेंगे, खुले रहेंगे। तो दोनों को रखना है खुला, तो फिर एक बीच में से आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, मतलब एक और भाग बढ़ जाएगा। तो अब देखो, ये कितना होता है? λ/4 और λ/4, यानी कि 4 × λ/4 कितना हो जाएगा? λ। 4 × λ/4 कितना हो जाएगा? λ, ठीक है। अब यदि L बराबर λ है, ठीक है, यानी कि λ बराबर L, तो यहाँ से देखोगे आप, तो N2 क्या आएगा? V/λ, तो λ की जगह क्या है? L है यहाँ पर, तो V/L क्या जाएगा? V/L, ठीक है। ये हो जाएगा V/L। अब देखो, अब यहाँ देखो, इस केस में क्या मिलेगा? ये कितना है? ये देखो, λ/4 1 2
3 4 5 और 6 इंटू लेमड़ा बाई 4 कितना आएगा, 6 इंटू लेमड़ा बाई 4, ठीक है। तो 6 इंटू लेमड़ा बाई 4 कितना आएगा, यानी कि 3 लेमड़ा बाई 2, 3 लेमड़ा बाई 2, ठीक है। यानी कि अगर ये पूरी लंबाई, इस ऑर्गन पाइप की लंबाई कितनी L है, तो ये आएगा 3 लेमड़ा बाई 2, यहाँ से लेमड़ा बराबर आएगा 12/3, लेमड़ा बराबर 12/3, तो N3 क्या आएगा, N3 आएगा V अपॉन लेमड़ा, और लेमड़ा का मान कितना 12/3, तो 12/3, यानी कि 3VL 3V/12, यानी कि ये क्या है, प्रथम सन्नादि, द्वितीय सन्नादि और तृतीय सन्नादि, ठीक है। ये अपने को मिल रही है। और अगर उस क्या बोले उसके मूल स्वर की बात करूँ तो ये मूल स्वर, ये मतलब मूल स्वर है, ये प्रथम अधिस्वर, ये द्वितीय अधिस्वर, ठीक है। चलो, तो यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है, V/2L, N2 V/L और N3 3V/12। अब देखो ये समझ गए, इसमें पैटर्न ऐसा बनेगा, जब पाइप खुला है तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। चलिए अब इससे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है वो पढ़ते हैं। जो खुला पाइप है उसके लिए मूल आवर्ती को क्या बोलते हैं, मूल स्वर भी बोलते हैं, और प्रथम सन्नादि N1 कितना मिला अपने को, V/12, ठीक है। द्वितीय सन्नादि या फिर प्रथम अधिस्वर, द्वितीय सन्नादि को क्या बोलते हैं, प्रथम अधिस्वर, ठीक है। और फिर वह तृतीय सन्नादि यानी कि द्वितीय अधिस्वर, तो वो की वैल्यू क्या है, N2 बराबर V/L और N3 बराबर 3V/12। यहाँ पर V क्या है, V ध्वनि का वेग है, ध्यान रखना, V ध्वनि का वेग है, ठीक है। V = L लैम्बडा, V = L लैम्बडा। अब देखो, अब मेरे को निकालना तीनों का अनुपात, तो अनुपात निकालने क्या करोगे कि भाई आप V/12 से V/2 कैंसिल करना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दोनों के ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, 2V/12, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो। अब देखो यहाँ से V/12 से V/12 कैंसिल, V/12 कैंसिल, यहाँ 1:2:3, क्या क्या N1 अनुपात N2 अनुपात N3 बराबर 1:2:3। अगर ये N4 होता तो 4 होता, इस प्रकार 1:2:3 4 5, जैसे जैसे ये कितना भी आगे जा सकता है, ठीक है, N3 N4 N5 N6 वगैरह, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या मालूम पड़ रहा है अपने को, यहाँ से एक चीज़ मालूम पड़ रही है कि भाई खुले पाइप में सभी सन्नादि संभव होने के कारण आवाज़ मधुर, खुले पाइप में क्या होता है, सभी सन्नादि 1 भी प्राप्त हो रही है, 2 भी प्राप्त हो रही है, 3 भी प्राप्त हो रही है, 1:2:3, जबकि उसमें उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर अपने को मिलती है विषम सन्नादि, क्या मिलती है, विषम सन्नादि, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें मिलती है अपने को सारी सन्नादि, सारी मिल जाती है, सम विषम। उसके अंदर सिर्फ आप 1 मिलती है, 3 मिलती है, 2 नहीं मिलती उसके अंदर ये 2 नहीं मिल रही, जबकि इसमें 2 भी मिल रही है, समझ गए। तो इसमें सभी सन्नादि पॉसिबल है, यानी कि फर्स्ट हार्मोनिक भी पॉसिबल है, थर्ड हार्मोनिक भी पॉसिबल है, ठीक है, सभी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो खुले पाइप में सभी सन्नादि संभव होने के कारण आवाज़ मधुर होती है, ठीक है। तो ये इसमें फर्स्ट हार्मोनिक भी मिलता है, द्वितीय सन्नादि भी मिलती है और तृतीय भी मिलती है, ऐसे ही मिलता है, ठीक है, समझ गए। तो ये क्या हो गया, 1:2:3, इसमें क्या होता है 1:2:3, उसमें 1:3:5 वगैरह ऐसे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट, देखो जो आवृत्ति है वो क्या होती है, आवृत्ति 1 वायु स्तंभ की लंबाई, कहाँ से आया ये देखो, ये जो आवृत्ति है N2 किसके समानुपाती 1/L है, समानुपाती 1/L, यानी कि आवृत्ति क्या हुआ है, वायु स्तंभ की लंबाई की व्युत्क्रमानुपाती होती है। वायु स्तंभ की लंबाई मतलब जो अपना ऑर्गन पाइप है वो क्या है, उसमें वायु तो भरी हुई है, उस ऑर्गन पाइप में पूरे में क्या वायु भरी हुई है, यानी कि वो वायु स्तंभ है, ठीक है। तो आवृत्ति समानुपाती 1 वायु स्तंभ की लंबाई, यानी कि N समानुपाती 1/L। अब देखो, अब इसके ऊपर एक फेमस एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है, एग्जाम में पूछा भी गया, ठीक है। देखो ये कह रहा है कि भाई यही कारण है कि नल के नीचे रखी बाल्टी जैसे जैसे बढ़ती है उससे निकलने वाली ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती है, मतलब आवाज़ पतली होती है। अब तो क्या होता है, ये जो आवृत्ति है ना किस पे डिपेंड करती है, वायु स्तंभ की लंबाई पे। तो जो बाल्टी है, बाल्टी जब आप पहली बार पानी भरना स्टार्ट करोगे तो वायु स्तंभ की लंबाई कितनी होगी, इतनी होगी। जब बाल्टी में इतना पानी भर जाएगा तो वायु स्तंभ की लंबाई कितनी रहेगी, सिर्फ इतनी रहेगी, यानी कि वायु स्तंभ की लंबाई घटेगी। धीरे धीरे जैसे जैसे पानी भरेगा वायु स्तंभ की लंबाई घटेगी, वायु स्तंभ की लंबाई घटेगी तो क्या होगा, आवृत्ति बढ़ेगी। देखो आवृत्ति बढ़ना मतलब क्या होता है, आवाज़ का पतला होना। तो जैसे जैसे बाल्टी में पहली बार पानी गिरता तो बहुत आवाज़ आती है, फिर जैसे जैसे पानी फिर धीमे बिल्कुल पतली आवाज़, मतलब बिल्कुल सही ढंग से, सही मंत्र में आवाज़ आती है, बिल्कुल शांत ढंग से, ठीक है। तो यानी उसका मतलब ये होता है कि आवृत्ति बढ़ जाती है। तो
तो उससे निकलने वाली ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती है, यानी कि आवाज़ पतली होती है, आवाज़ पतली होती है। ये एक एग्जाम्पल था, इससे समझे। ठीक है, चलिए अब करते हैं न्यूमेरिकल्स। अब देखो एक न्यूमेरिकल है कि दोनों सिरों पर खुले एक ऑर्गन पाइप की लंबाई कितनी है, 0.5 मीटर है। यदि वायु में ध्वनि का वेग कितना 350 मीटर प्रति सेकंड है, तो इस ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्ति ज्ञात करो। ज्ञात कब करनी है, जब दोनों सिरे खुले हो। अब कह रहा है कि अब यदि एक सिरे को बंद कर दे तो मूल आवृत्ति ज्ञात करो। यानी कि भाई पहली बार तो बोल रहा है कि दोनों सिरे खुले तो मूल आवृत्ति ज्ञात करो, और एक बार बोल रहा है कि एक सिरा बंद हो तो मूल आवृत्ति ज्ञात करो। तो अपने पास दिया हुआ क्या है, v बराबर कितना दिया हुआ, 350 मीटर प्रति सेकेंड। एल कितना दिया हुआ है, 0.5 मीटर। अब देखो अपन दोनों स्थिति में निकालते हैं। क्या करेंगे, दोनों स्थिति में निकालेंगे। माना दोनों सिरे खुले, दोनों सिरे खुले, दोनों सिरे खुले, तो दोनों सिरे खुले हैं तो क्या होगा, ऐसे बनेगा, क्योंकि जो खुले सिरे होते हैं वहाँ हमेशा ये बनता है एंटीनोड्स। ठीक है, ठीक है। अब मैंने माना ये ऑर्गन पाइप की लंबाई कितनी एल है, तो ये क्या हो गया λ/4, और ये λ/4, ये क्या हो गया λ/2 हो गया। ये पूरी लेंथ क्या होगी λ/2, यानी कि λ/2 इक्वल टू एल। तो लैम्डा बराबर कितना हो गया 12, लैम्डा बराबर 12। अब देखो आपको निकालनी है आवृत्ति निकालनी, तो आवृत्ति बराबर क्या होता है, एन बराबर v/λ। तो v/λ यानी कि v/12। v कितना है 350, टू एल कितना है 0.5, तो 0.5 इंटू 2 कितना होगा 1, ये हो जाएगा 350 हर्ट्ज। क्या हो जाएगा 350 हर्ट्ज। अब बोल रहा है कि दोनों सिरे बंद, सॉरी दोनों सिरे बंद तो कर नहीं सकते, एक सिरा बंद। अब यदि एक सिरा बंद, एक सिरा बंद, तो देखो यदि एक सिरा बंद है तो मतलब कैसे होगा, ऐसे होगा चीज़ें। ऐसे बनेगा एक सिरे बंद में, ये देखो नीचे से बंद हो गया, एक सिरे बंद में कैसे बने, ऐसे बनेगा ये। ठीक है, मतलब यहाँ पे खुले सिरे पे क्या बनेगा एंटी नोट्स, और यहाँ नोट्स, निस्पंद और परस्पंद। ठीक है, अब देखो मैंने माना ये लंबाई एल है, तो ये कितना होता है λ/4। यहाँ से देखोगे तो λ/4 बराबर एल, तो यानी कि लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा 4L। अब आवृत्ति कितनी हो जाएगी v/λ, यानी कि v/4L, v/4L। v कितना है 350, 4 इंटू 0.5 कितना होगा 2, 4 इंटू 0.5 2, ये हो जाएगा 175 हर्ट्ज। समझ गए। तो जब दोनों सिरे खुले हो तो कितनी आ रही आवृत्ति 350 हर्ट्ज, और जब दोनों सिरे सॉरी एक सिरा बंद है तो 175 हर्ट्ज। ठीक है, इस प्रकार से आपके सवाल पूछे जाएंगे इससे। चलिए एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अब एक टॉपिक है अनुनाद नली। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें डायग्राम वगैरह करके और हम अपन लैब में भी एक्सपेरिमेंट करते हैं 12th में। ठीक है, लेकिन उतना इसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और वैसे भी इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है चीज़, लेकिन अध्ययन बोर्ड कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसलिए फार्मूला ईजी सा है, समझ लो। सिंपल सा क्वेश्चन बनता है एक ही फार्मूले पे, तो वो कैसे करना देखो। अनुनाद नली में क्या होता है कि आप मतलब 2 बार मतलब क्या करवाते हो, रेजोनेंस करवाते हो, यानी कि अनुनाद करवाते हो। ठीक है, एक स्थिति मतलब पहली स्थिति में जब करवाते हो अनुनाद, तब जो लंबाई होती है वायु स्तंभ की लंबाई, उसको बोलते हैं L1। और जब दूसरी बार जब होता है अनुनाद और उस स्थिति में वायु स्तंभ की लंबाई होती है, वो होती है L2। ठीक है, जहाँ पर n क्या होती है, जो ध्वनि आप यूज कर रहे हो उसकी आवृत्ति, जो ध्वनि तरंग है उसकी आवृत्ति। तो वायु में ध्वनि का वेग के लिए फार्मूला क्या बनता है, v = 2n L2 - L1। समझ गए, v = 2n L2 - L1, ये होता है फार्मूला। बस ये याद रखना है। बहुत बार सिंपल सा क्वेश्चंस 2 मार्क्स इससे आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक को ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक भी सीधी सी बात है, इसको सुपरपोजिशन चीज़ से जुड़ा हुआ है। किस जुड़ा हुआ है, सुपरपोजिशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि जो अध्यारोपण सिद्धांत है उससे मेल खाता है, तो इसलिए सवाल कहीं से भी बन सकता है। तो सिंपल सा कि v = 2n L2 - L1। अब देखो फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल अपन करते हैं कि भाई अनुनाद नली में वायु स्तंभ के साथ एक संवृत्र
8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर पर अनुनाद उत्पन्न करता है। यानी कि भाई 8 और 10 दे दिया, यानी कि भाई 8 क्या है, जब पहली बार होता है अनुनाद तब, यानी कि L1 बराबर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर और L2 बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो ये पूछ रहा है कि तो ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। तो ध्वनि तरंग की क्या करनी है आपको, तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। तो देखो आपके पास V का फॉर्मूला क्या है, V बराबर 2n L2 माइनस L1, ठीक है। लेकिन आपको साथ ही पता है कि आपको पूछा है लैम्बडा पूछा है, तो आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है L लैम्बडा, V इक्वल टू L लैम्बडा। तो यहाँ से आप देखोगे तो लैम्बडा बराबर क्या आता है V अपॉन n, लैम्बडा बराबर क्या होता है V अपॉन n। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको V अपॉन n बराबर 2 L2 माइनस L1 और V अपॉन n की क्या हो जाएगा लैम्बडा, तो लैम्बडा बराबर सीधा आ रहा है 2 L2 माइनस L1। अब देखो 2 कितना है, 2 की जगह 2, L2 कितना है 10, किस में सेंटीमीटर में, तो यानी कि 10 बटा, चलो इसको सेंटीमीटर में रख लेते हैं, लास्ट में आंसर में किस में आएगा सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2, यानी कि 4 सेंटीमीटर। वेवलेंथ कितनी आई, जो तरंग दैर्ध्य वो कितनी आई 4 सेंटीमीटर। अब देखो ये क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन अगर आपके 11th में आ जाए, ठीक है, तो आप छोड़ के थोड़ी ना आओगे, 2 मार्क्स मिल रहे हैं। अनुनाद नदी में वायु स्तंभ के त्वरित 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, फार्मूला क्या है V इक्वल टू 2n L2 माइनस L1, बस V इक्वल टू 2n L2 माइनस L1, बस इस फॉर्मूले से करना। बहुत बार क्या करेगा आपको ये आवर्ती दे देगा, ये L2 L1 दे देगा और V आपको पूछ सकता है, ठीक है। बहुत बार V दे देगा, L2 L1 दे देगा, n आपको पूछ सकता है, या फिर बहुत बार ये और ये दे दिया L2 पूछ सकता है कि भाई जब दूसरी बार मतलब जब प्राप्त हुआ अनुनाद तो उसकी लंबाई क्या थी, मतलब 1 2 3 इन चारों में से कोई भी 3 देके एक पूछ सकता है, समझ गए। तो ये सिंपल सी चीज़ है, ये हो गया अनुनाद नली। अब देखो अब एक और लास्ट टॉपिक रहा है डोरी में अपरगामी तरंगे, वो भी बहुत सिंपल सा है क्योंकि आपने वायु में पढ़ लिया तो डोरी में अब काम ईजी हो गया है, ठीक है। अब देखो अब डोरी में उत्पन्न अपरगामी तरंगे, तो मैंने बताया अगर डोरी में अपरगामी तरंगे बनेगी वो कैसी बनेगी, अनुप्रस्थ टाइप की अपरगामी तरंगे। कैसी बनेगी, अनुप्रस्थ टाइप की अपरगामी तरंगे, समझ गए। जबकि जो अपने वायु स्तंभ में जो जैसे कि ऑर्गन पाइप है उसमें कैसी बनती है, अनुदैर्ध्य टाइप की, ठीक है। तो इसमें कैसी बनेगी, अनुप्रस्थ टाइप की। कौन सी वाली, अनुप्रस्थ, यानी कि ऊपर नीचे, यानी कि ऊपर नीचे, ठीक है। अनुप्रस्थ टाइप की अपरगामी तरंगे बनती है। अब देखो इसमें भी 3 स्थिति होती है, प्रथम द्वितीय और तृतीय, ठीक है। और भी ज़्यादा आगे हो सकती है, 3 तक ही अपन समझते हैं, ठीक है। तो देखो वायु वाला में तो क्या होता था कि अपने जब बंद था तो एक जगह नीचे नोट्स ऊपर एंटी नोट्स, ठीक है। जब खुला था तो ऊपर भी एंटी नोट्स नीचे भी एंटी नोट्स। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दोनों ही जगह आपको मिलेगी निस्पंद, समझ गए। इस साइड भी निस्पंद, इस साइड भी निस्पंद, इस साइड भी निस्पंद, निस्पंद, निस्पंद और निस्पंद, समझ गए। यानी कि ये हो गया निस्पंद निस्पंद, ये हो गए एंटी नोट्स, एंटी नोट्स, एंटी नोट्स, निस्पंद निस्पंद, ठीक है। एंटी नोट्स, एंटी नोट्स, एंटी नोट्स, नोट्स यानी कि निस्पंद, नोट्स, ठीक है। अब देखो पहली स्थिति कि भाई पहला जो न्यूनतम क्या बन सकता है, तो मैंने माना इस डोरी है, डोरी की लंबाई कितनी L है, डोरी की लंबाई L है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना होता है λ/2, ये लंबाई कितनी होती है λ/2 की, λ/4, λ/4, λ/2। यहाँ से देखो L इज इक्वल टू λ/2 आया, तो लैम्बडा बराबर कितना आया 12, लैम्बडा बराबर 12, तो लैम्बडा बराबर 12, तो क्या होगा n बराबर v अपॉन लैम्बडा, तो v बराबर क्या हो जाएगा v अपॉन लैम्बडा कितना है 12, तो n1 कितना आएगा v अपॉन 12, समझ गए। यहाँ देखो ये लंबाई पूरी लंबाई L है, ठीक। इसमें देखो दोनों मतलब इस साइड भी निस्बत बनता है, इस साइड भी निस्बत बनता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ देखो ये λ/2 और λ/2, ये पूरा हो जाएगा लैम्बडा, ये पूरा हो जाएगा लैम्बडा, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा लैम्बडा बराबर L। तो अपने को पता है n बराबर क्या होता है, यहाँ पे n1 ले लिया, इसको n2 ले लो, v/λ, तो यानी कि क्या हो जाएगा n2 बराबर v/L, n2 बराबर v/L, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो कि अगर ये तार की लंबाई L है, यहाँ पे ये क्या है लंबाई, तार की लंबाई है, जबकि वहाँ पे वो क्या थी वायु स्तंभ की लंबाई, ठीक है। L क्या है तार की लंबाई, L क्या है तार की लंबाई,
तार की लंबाई। यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, यानी कि 3 लैम्डा बाई टू। ये पूरा कितना होता है 3 लैम्डा बाई टू। ठीक है, तो अब देखो L इक्वल टू 3 लैम्डा बाई टू, यानी कि लैम्डा यहाँ से कितना आएगा 12/3, 12/3, लैम्डा 12/3 आया तो N3 बराबर कितना होता है V बाई लैम्डा, और लैम्डा की जगह क्या रखोगे 12/3, यानी 3 ऊपर हो जाएगा 3V/12, 3V/12, यानी कि इसमें भी क्या आया 1:2, 2:3 आया। क्या आया 1:2, 2:3, यानी कि यहाँ से आप देखोगे तो N1:N2:N3 1:2:3 सेम अपने को मिल के सारा है, जैसा कि अपने को खुले ऑर्गन पाइप में मिलता है वैसा मिल रहा है। ठीक है, 1:2:3 V/12, V/L, 3V/12, इसको करोगे, इसको यहाँ ऊपर नीचे 200 गुणा करोगे तो ये V/12, V/12 आपस में कैंसिल, 1, 2, 3, यानी कि N1, N2, N3 बराबर 1/2/3। देखो सिर्फ अंतर क्या होगा, सिर्फ एक तो क्या अंतर ये रह रहा है कि भाई इसमें दोनों जगह क्या मिल रहा है, निस्बत मिल रहा है। अब यहाँ पे V की वैल्यू अलग होगी। V की वैल्यू क्या होगी, वहाँ पे V क्या थी ध्वनि थी, वहाँ पे V क्या थी ध्वनि थी। ठीक है, तो इसलिए V की वैल्यू क्या थी वो ध्वनि का वेग था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है डोरी है, तो डोरी में उत्पन्न तरंग है, तो उनका वेग निकालने के लिए मैंने फार्मूला बताया था पहले। डोरी में उत्पन्न तरंग के लिए वेग क्या होता है T/m, मैंने बताया था फार्मूला। तो यहाँ पर V का मान कितना होगा T/m, T/m, बस। अब देखो यहाँ से एक चीज़ साफ साफ समझ आ रही है क्या, कि भाई जो तनी हुई डोरी तथा खुले पाइप में सभी सन्नादी प्राप्त होती है, यानी कि सभी हार्मोनिक अपने को प्राप्त होते हैं। ठीक है, पहला हार्मोनिक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जबकि बंद पाइप में केवल विषम सन्नादी प्राप्त होते हैं, यानी कि 1, 3, 5 ऐसे। ठीक है, जबकि जो खुला पाइप है और जो डोरी जो तनी हुई उसमें सभी सन्नादी प्राप्त होते हैं, यानी कि उसमें 1, 2, 3, 4, 5 सारे, और इसमें को केवल 1, 3, 5 ऐसे। अब देखो सभी स्थिति में आपने देखा जो आवृत्ति है वो समानुपाती किसकी हो रही है, भाई इनके गुणा में भले 2 और 3 आ रहा है वो बात अलग है, बाकी पूरा समानुपाती किसके, N समानुपाती V/L, N समानुपाती V/L होता है हमेशा। ठीक है, तो यदि वायु स्तंभ की बात करें, यानी कि जो ऑर्गन पाइप की बात करें, तो वहाँ क्या होगा वायु स्तंभ, तो उस केस में L क्या होता है वायु स्तंभ की लंबाई, उस केस में L क्या होता है वायु स्तंभ की लंबाई, और V होता है ध्वनि का वेग, V होता है ध्वनि का वेग। ठीक है, लेकिन यदि डोरी की बात करें, यदि डोरी हो तो क्या होता है L होता है डोरी की लंबाई, L होता है डोरी की लंबाई, और यहाँ पर V हो जाता है उस डोरी में जो तरंग उत्पन्न होती है उसका वेग। तो डोरी में तरंग उत्पन्न होती है उसका वेग क्या होता है T/m, T क्या होता है टेंसियल तनाव, और M क्या होता है एकांक लंबाई के दरम्यान, यानी कि कैपिटल M/L। ठीक है, अतः डोरी के लिए क्या होगा N समानुपाती V की जगह मैं लिख दूँ ये √T/m, तो ये हो जाएगा 1/L TS है। ठीक है, अब देखो यहाँ से इस स्मॉल m को अपन πr² d लिख सकते हैं, जब अपन ने पहले किया था, जब अपने ध्वनि का वेग पढ़ा था चैप्टर। ठीक है, तो उसमें अपने ये आया था πr² d। तो यहाँ से देखो ये जो डोरी में उत्पन्न तरंग है उसकी आवृत्ति किस पे डिपेंड करती है, डोरी की लंबाई, उसमें कितना है तनाव उस पर, उसकी रेडियस कितनी है उस पर, और उसका डोरी का क्या है डेंसिटी कितनी है, घनत्व, इन सभी पर निर्भर करती है। समझ गए, तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना 1/L T/r² d। अब देखो एक होता है मेल्डी का नियम। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखो आपको पता डोरी के अंदर जब बनते हैं कंबल कैसे कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं, या तो ऐसा एक बनता है, या ऐसे 2 बनते हैं, या 3 बनते हैं, 4, 5 कैसे भी बन सकते हैं। ठीक है, 10 भी बन सकते हैं, 20 भी बन सकते हैं। तो ये कितने बनेंगे इसके लिए मेल्डी ने एक नियम दिया। मेल्डी ने बोला कि यदि डोरी की लंबाई L नियत हो, यदि भाई डोरी की लंबाई L को नियत रख ले तथा N क्या है जो कंपन लूप की संख्या, यानी कि यहाँ पे कंपन लूप कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे कंपन लूप 3, यानी कि कितने लूप बन रहे हैं उस L लंबाई में, कितने लूप बन रहे हैं, जैसे कि L लंबाई है पूरी, उसमें कितने लूप बन रहे हैं, 1 ऐसा बन गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 4 बन रहे हैं, तो N बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, उनको बोलते हैं कंपन लूप की संख्या। तो यदि T किया डोरी में तनाव, तो उसने कहा कि N × √T बराबर नियत होता है, N × √T बराबर नियत होता है। ये होता है मेल्डी का नियम। मेल्डी ने ये कहा कि भाई किसी का डोरी का तनाव T है तो √T × इसके जो लूप बनेंगे, एक लूप, इसको एक लूप बोलेंगे, इनको 3 लूप बोलेंगे, अगर इसे 2 बनेंगे तो
ये ऐसे दो बनेंगे तो उसको दो लूप बोलेंगे, n बराबर 2। तो n इंटू डेल्टा टी का मान क्या रहता है, नियत रहता है, ये बोला मेलडी ने। चलिए ये हो गया टॉपिक अपरिगामी तरंगें यहाँ पर पूरा हो गया। आगे पढ़ेंगे अपन डॉपलर इफेक्ट, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए।